कांग्रेस शिवपाल मिश्रा जिंदाबाद, एलएलबी जिंदाबाद, हेडक्वार्टर मंडल जिंदाबाद, कांग्रेस शिवपाल मिश्रा जिंदाबाद, कांग्रेस शिवपाल मिश्रा जिंदाबाद, हेडक्वार्टर मंडल जिंदाबाद। साथियों, पूरा देश आपको देख रहा है आज, क्योंकि कॉमरेड शिवपाल मिश्रा यहाँ। कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे करवा गए इसको, डेड बेड पे थे और लालू को फोन करके पूछते थे कि बोनस का क्या हुआ, और जैसे वो फाइल पूरी हुई तब प्राण छोड़े उस आदमी ने। ऐसे लीडर आप लोगों के थे। अमर रहे, अमर रहे। आप सब जो साथी यहाँ पर आए हैं, मैं सबका सबसे पहले तो जी आया करता हूँ रिस्पेक्ट से। आज हमारे अधिकारी भी लगभग हैंडीकैप हो गए हैं किसी किसी बात के ऊपर, तो वो हम पे डिपेंड है। वो अधिकारी जो हमें अपना सख्तपन दिखाते हैं, लेकिन भारत सरकार के आगे वो भी बोने हो चुके हैं। मैं इस अवसर पे अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप लोगों की उपस्थिति हमारी शक्ति है, आपका जोश हमारी जीत है। इसी जोश के साथ जो आज ये मांग दिवस सिर्फ मांग दिवस नहीं है, हमारे अधिकारों का दिन है। हमारे रेल कर्मचारियों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं, जो उनसे एक तरह से जो हमारी मांगे हैं, वो एक हमारा अधिकार जो छीन रहे हैं, उसको पूरा करने का आज दिन है। जिस जोश से आप लोग यहाँ आए हैं, मुझे लगता है कि भारत सरकार को हमारी मांगों के अनुसार झुकना ही पड़ेगा। उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं हेडक्वार्टर मंडल को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, एक छोटा मंडल होते हुए भी बहुत बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर साथी सैनी और उनकी टीम के साथ में एकत्रित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और रेलवे में जो खाली पड़े पद है, अभी देखिए कितनी विचित्र बात है कि भारतीय रेलवे के अंदर लगभग 1.5 लाख पद सेफ्टी कैटेगरी के आज की डेट में खाली पड़े हुए हैं, और अभी 22,000 का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और मैं देख रहा था उसके अंदर मैकेनिकल CNW, क्योंकि मैं उस यूनिट से संबंध रखता हूं, केवल 1100 पोस्टें सैंक्शन की है। 1168 पोस्टों का इंडेंट केवल दिल्ली मंडल का गया हुआ है। तो ये रेल को किस दिशा में ले जाने की तरफ वर्तमान जो मैनेजमेंट है, या मैं कहूं वर्तमान में जो सरकार है, वो किस तरफ चली हुई है, ये सारे के सारे विषय को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने निर्णय लिया था कि हम इस वर्ष को पूरे संगठन वर्ष के रूप में मनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ आज आपके पे कमीशन देर से बचाया, जब आपने 19 सितंबर को अलग जगा दिया पूरे देश भर में, तब जाके उनको समझ में आया कि नहीं, हमको इसका गठन भी करना चाहिए। घोषणा हो गई, जो है वो जनवरी में दिल्ली के चुनाव थे, और कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जब जिस दिन बिहार के वोट पड़ने वाले थे, उसके एक दिन पहले लोग मेरे से पूछते हैं, हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि भाई ये जो पे कमीशन है, इसके बारे में आप स्टाफ साइड सेक्रेटरी हैं, आपका क्या कहना है। तो हमने कहा आपको राजनीतिक जवाब चाहिए या कर्मचारियों वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो दोनों दे दीजिए। तो उनको मैं बता देता हूं कि अगर राजनीतिक जवाब है तो घोषणा हुई है जनवरी में दिल्ली के चुनाव के साथ, इसका गठन हुआ है बिहार के चुनाव के साथ, इसकी रिपोर्ट आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ, और लागू होगा लोकसभा के चुनाव के साथ। अब हम मारेंगे तुम लोगों को, बच्चे बच्चियों को, ताली बजा रहे हो, गुस्सा आना चाहिए आपको, आपको शेम बोलनी चाहिए। ये शर्म की नहीं सरकार, ये विलंब हमें बर्दाश्त नहीं है।
यह विलंब हमें बर्दाश्त नहीं। अगर 18 महीने उन्होंने कहा है, 18 महीने एक भी दिन इसके ऊपर होने का काम हो, तो हमें अपने दिमाग में इतना गुस्सा रखना चाहिए कि उसके अगले दिन ही भारत सरकार को संसद घेर करके बता देना चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में कितना दम। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और आप करके दिखा दिए। आप मजदूरों से मत टकराओ, और ये काम आप करके दिखा भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया काम है आपके लिए। मैं बहुत बधाई देता हूँ यहाँ जो साथी बैठे हुए हैं, तमाम ब्रांचेज हमारी हेडक्वार्टर की, उनके साथी हैं, हेडक्वार्टर से साथी हैं। आपने लाल लाल कर दिया था पूरा रामलीला मैदान को। किया था या नहीं किया था? आप ही ने किया। वही जौहर आपको इस पे कमीशन के लिए भी दिखाना हो। हमने माननीय वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी बोला कि भाई हमें इंटरिम रिलीफ चाहिए। आप इतनी देर से पे कमीशन बैठा रहे हैं, आप क्यों नहीं दिलवा देते उसको? वो नहीं कहेंगे। तो वो तो और कुछ जन्मजात सरकारी है जिन्होंने हमेशा सरकार में रहने का काम किया, कभी लड़े ही नहीं। न 60 में लड़े, न 68 में लड़े, न 74 में लड़े। तो आगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भगवान जाने। मैं तो प्रार्थना करता रहता हूँ कि ईश्वर सबको अकल दे, अगर जरूरत पड़े तो लड़े, सब लोग मिलकर के लड़े। लेकिन जो साथी हैं उनको ये बात तय कर लेनी पड़ेगी। मैंने ये बात अभी इसलिए साफ तौर पर कहना चाहता हूं, मैंने ये रेजोल्यूशन जो था उसको भेजने का काम किया। 31 सूत्री मांग पत्र है। कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है, टेक्नीशियन से लेकर के बाबू से लेकर के किसी भी कैडर का कोई आदमी बचा नहीं है। कॉमन डिमांड्स भी है, किसी की डिमांड छूटी नहीं है। रेल मंत्रालय को भेजा है कि समय रहते हुए इसको पूरा कर दीजिए, और अगर समय रहते हुए पूरा नहीं किया तो बहुत दिन अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। 1 आध महीने तो ठीक है। अभी हम लोगों ने तय कर लिया है, अगर ये माइलेज का इश्यू है, ये रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी हाउस का इश्यू है, ये हमारे प्रमोशन के इश्यू है, जिसमें हमने डिमांड किया है कि ट्रैक मैन को 4200 दो, पॉइंट्समैन को 4200 दो, हमारे जो टेक्नीशियन है उनको 4600 दो, हमारे जो लोको पायलट है उनको जो है वो 4600 का गेट पे मिले। जिन तमाम कैडर्स को आपने 4800 और 5400 नहीं दिया है बड़ी मुश्किल से, और हमारे माननीय रेल मंत्री ने सबके सामने बात एक्सेप्ट की कि सारे सुपरवाइजर्स को हम देने का काम करेंगे। उनको अगर आप 4800 से 5400 नहीं दोगे, हमारे रहने की सुविधाएं नहीं होंगी। आज स्थिति यह है कि जो रेलवे के मकान में रहते हैं उनसे पूछिए, वो लोग इस बात की कल्पना नहीं करते कि हमें ऐसे बाड़ों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इसे काम नहीं चलने वाला। 8वें वेतन आयोग के सामने भी हम लोग एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ जाने वाले। अभी तक 7वें वेतन आयोग तक हम हमेशा एक डॉक्टर आर्कराइट 52 में पैदा हुए होंगे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मांग करते रहे। अब की बार हम लोगों ने बैठ करके पहले से ही जैसे में फैसला कर लिया कि ये 3 यूनिट नहीं चलेंगे। मियां बीबी और 2 बच्चे मिला करके 3 यूनिट, ये नहीं चलने वाला। जिंदे माँ बाप को हम मार नहीं सकते, वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे। आदिवासी गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो राजू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्यागी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो बास्केट है आपकी, फ्रूट बास्केट नहीं है जिसमें इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है, जिस पर फ्रेगमेंट फैक्टर बनेगा, उस बास्केट में अभी जलेबी नहीं चलने वाली है। हो सकता है कि
हमारे को लोगों को जलेबी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आजकल के बच्चे जलेबी खाते ही नहीं। बताइए ना, खाते हैं? घर में बढ़िया खाना बनता है, फिर भी उनके हाथ में मोबाइल है, फट से पता नहीं कहां मार देते हैं, फौरन एक जो है पैकेट लेकर के कोई आ जाता है। मैं कहता हूँ क्या है, कहते मैंने खाने के लिए बुलाया। हमने कहा ये जो बना हुआ है, अरे कहने वो तो रोज ही खाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर में हो रहा होगा। हम लोग जब पैदा हुए थे, डॉक्टर अग्राइट जिस जमाने में पैदा हुए होंगे, तो हम जितने घर में बच्चे होते थे, बच्चियां होती थी, तो उनके लिए एक थान बड़ा सा खरीद करके ले आया जाता था, और सब उसी का अंडरवियर, बनियान, उसी का कमीज, उसी का पैजामा, सब बैंड बाजा बन करके हम लोग घूमते रहते थे। पहन लेते थे कि नहीं? आजकल के बच्चे को पहनवा लीजिए, बड़े तो छोड़ दीजिए, 2 साल के बच्चे को पहनवा लीजिए, उतार के फेंक देगा, रूठ अलग से जाएगा, मनाने में घंटों जाते उसको। तो सवाल ये कि जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उनमें बदले हुए तरीके से सोचना होगा या नहीं सोचना होगा? खाने का तरीका बदला है, पहनने का तरीका बदला है, रहन सहन बदला है, मकानों में लोग रेलवे के मकान में आजकल रहना पसंद नहीं करते, कहते इससे अच्छा तो हम किराए के फ्लैट ले लेंगे। ये मोबाइल फोन डॉक्टर आर्कराइट ने कभी देखा होगा? इसमें एक मोबाइल डाटा आता है, उसके बारे में आर्कराइट ने कभी सुना होगा? ये मोबाइल डाटा फ्री में आता है, पैसे लगते नहीं लगते? इसका हिसाब होगा कि नहीं होगा? तो ये कहते हैं हम सुपरमार्केट चले जाएंगे, वहां से चीजों के दाम ले आएंगे और उसके बाद में इसको कर देंगे। अब एक बात बताइए, हमारे 3600 जो है वो स्टेशन है भारतवर्ष में, कितने स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कि जो है वो सुपरमार्केट या मॉल है? बताइए ना मेरे को। आप सब लोग गांव देहात से आते हैं, नहीं तो आपके सगे संबंधी वहां हैं जहां रेल चलती है, वहां रेल के किनारे कहीं आपको वो सुपरमार्केट या वो जो है मॉल मिलेंगे? तो फिर हमारे ये तनख्वाह की गणना आप मॉल में जो सामान मिलता है उसके ऊपर कैसे करें? आप लोग समझिए, बड़ी विचित्र चैलेंजेज हम लोग फेस कर रहे हैं। और अगर इसी मौके पर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ नहीं चुनेंगे, समझेंगे नहीं चीजों को, तो आगे कैसे गाड़ी बढ़ने वाली है? हमारे साथी संजीव काफी होशियार हैं, तमाम जब ओपीएस यूपीएस का मामला चला उस पर तमाम इन्होंने एजुकेशन प्रोग्राम किए, सब कुछ किए। बहुत सारे लोग तो जो है वो वहां जब नेगोशिएशन चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं ही अकेले नेगोशिएशन कर रहा, पूरी जेसीएम की लीडरशिप थी। और कुछ तो इतने महान नेता थे जो कि अपने अध्यक्ष को भी धक्का मार करके इसलिए नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे कि ताकि उनकी फोटो मोदी जी के नजदीक आ जाए। आप देख लीजिए 2500 उनके जो क्या होते हैं वीडियो वायरल हो रहे हैं इस तरीके से, देखिए कि वो कौन सबसे ज्यादा नजदीक है। अब बाद में आपके बीच में आए, चुनाव आ गए तो कहने लगे हम दिलवाएंगे आपको पुरानी पेंशन। अरे भाई साल भर तो हो गया कि नहीं चुनाव को? तो पूछो ना उनसे कभी, भैया वो पुरानी पेंशन कहाँ है? तुम्हारे चक्कर में हमने भरम मार करके जो है वो आपको वोट दे दिया, वो पुरानी पेंशन का आप पूछते क्यों नहीं उनसे? तो अभी ये तो जो पलटू राम लोग हैं वो पलटू राम ही रहते। हमसे तो किसी ने कहा उस समय, कहा कि ये लोग पलटू राम हो रहे हैं, आप तो अपने अड़े हुए हैं, पता नहीं आप नुकसान करा देंगे। तो मैंने उनको बहुत विनम्रता से कह दिया, हमने कहा भाई देखिए एक बात समझिए, हमने कहा कि हमारी कोई राजनीति तो है नहीं, यूनियन पेंशन हमको मिल रही है, इसलिए हम अपने बच्चियों की पेंशन के लिए भी लड़ रहे हैं कि उनका 800 रुपए में, उनका 1500 रुपए में, 1600 रुपए में गुजारा नहीं होगा। हमने तो लड़ी, हमने आधी पेंशन उनको दिलवा दी। आज जितने बच्चे रिटायर होंगे वो आधी पेंशन अपनी तनख्वाह की लेकर के जाएंगे, हमको इस बात का संतोष। वो कहते थे 40% देंगे, हमारी लड़ाई थी कि 50% से कम पे नहीं मारेंगे। हमने उनको मना लिया, भले प्रधानमंत्री को इंटरवेंशन करना पड़ा।
वो कहते थे 30% फैमिली पेंशन देंगे, हम कहते थे 60 से कम पे नहीं मानेंगे। क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसके घर पे क्या हालात होते हैं, इसका तजुर्बा किसी को हो या ना हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता, क्योंकि मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा। तो हमने कहा हमें तो 60% से कम पर मंजूर नहीं। अल्टीमेटली 60% फैमिली पेंशन हो गई। वो कहते थे 5,000 रुपए से ज्यादा हम नहीं देंगे आपको मिनिमम पेंशन के नाम पर। पुरानी पेंशन तो मिनिमम पेंशन थी ही नहीं, गायब हो गई। एनपीएस में पेंशन जो है वो गायब हो गई थी, बिल्कुल ही मिनिमम पेंशन नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमको 15,000 चाहिए। खैर उन्होंने 10,000 पे समझौता किया। आज वो 17,500 रुपए है। क्यों? इसलिए कि 10,000 के ऊपर हमको जो है वो डीए भी मिल रहा है। जो कमियां हैं इसमें वो भी हम जानते हैं, वो भी कोई ठीक कराएगा तो वो भी ऑल इंडिया रन फेडरेशन कराएगा, हम ही कराएंगे। आगे का पहले भी जो चीजें ठीक हुई थी एक दिन में नहीं हुई थी। 30% पेंशन मिलती थी, 33 साल की अवधि होती थी, बाद में 20 साल हुआ, बाद में 50 साल। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं बीच में हम लोगों के घुसे हुए हैं, उनसे होशियार रहने की बहुत आवश्यकता है। मैं विनती करना चाहता हूं उन लोगों से भी कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए हमारे बच्चे और बच्चियों को मत गुमराह करें, उनको जो है वो भरमाए नहीं। एकता के साथ इकट्ठा होने की आवश्यकता है। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं। आज जो सरकार का रवैया है वो पूरे तौर पर कर्मचारी विरोधी है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारी संख्या में दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। अभी इस साल में 22,000 पोस्टें निकाली हैं इन्होंने 1800 के गेटवे में भर्ती के लिए। आपको मालूम है हर स्तर पर जो है वो हर जगह के जनरल मेजर ने जो रियल पोजीशन थी उतना इंग्लैंड भेजा था। हमारे बड़ौदा हाउस के साथी भी जानते होंगे कि उन्होंने कितना इंग्लैंड यहां से भेजा भर्ती के लिए। लेकिन उन्होंने भेजा 1 लाख से ऊपर का इंग्लैंड और दे दिया गया 22,000। कौन सा छलनी लगाई इन्होंने, कौन सा छलनी लगाई, हम लोग समझ ही नहीं पाते। माननीय मंत्री जी से कहता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं बात करेंगे। ये गाड़ियां कौन चलाएगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, पटरियों का मेंटेनेंस कौन करेगा? अब समझ में आ रहा है। कह रहे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देने वाले 20,000 रुपए में जो है वो हेल्पर भर्ती किया जाएगा, 25,000 रुपए में टेक्नीशियन भर्ती किया जाएगा, 30,000 रुपए में जेई और एसएससी आएगा। तो अगर यही लोग आकर के कर लेंगे तो फिर इतनी रेलवे में जो सोफिस्टिकेशन है, ट्रेनिंग है, सेफ्टी है, वो कहां से होने वाली? 15 दिन की ट्रेनिंग दे करके हमारे जो एसी कोचेज है, वंदे भारत है, उनमें 15 दिन की ट्रेनिंग दे करके ठेकेदार के आदमी को टेक्नीशियन बनाया जा रहा है। और हमारा रेलवे का बच्चा बच्ची जाएगा वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए तो उसको 1.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी आग लग जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसका ठीकरा जो है वो हमारे कर्मचारी पर फोड़ दिया जाएगा। अभी तो ये नंबर ऊपर भी बढ़ गया है, डीआरएम भी आने लगे हैं और जीएम वगैरह को भी लपेटा जाए उसमें। पीसीडब्ल्यू तो आ ही गया। एक गाड़ी जो है वो मोहब्बत में मिल गई जाकर के बिलासपुर में मालगाड़ी से, तो वहां पर पीसीडब्ल्यू साहब भी तड़ी पार हो गए और वहां के डीआरएम बिलासपुर भी। अभी हमारे यहां एक गाड़ी लड़ी नहीं खुर्जा में। 332 मीटर का इनका पैमाना है कि अगर इतनी दूरी पर गाड़ी आमने सामने आ जाए तो उसको कोलिजन नहीं माना जाएगा। और 457 मीटर दूरी पर वो गाड़ी रोकी थी।
इनको इनाम देना चाहिए, हमारे लोको पायलट्स को, जिन्होंने रोकने का काम किया। उसका इंजाम क्या हुआ कि हमारे नॉर्दर्न रेलवे के लोगों ने साल भर पूरी मेहनत करके अपने अपने विभाग में राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 होने का गौरव प्राप्त किया। 4 शील्डें मिली थी नॉर्दर्न रेलवे को, इन्होंने वो एक रात में वो 4 शील्डें उड़ा दी। पिछले साल की थी, इस साल की भी नहीं। इस तरीके का काम हो रहा है। लोग देंगे नहीं, कर्मचारी आएगा नहीं, ट्रेनिंग होगी नहीं, ठेकेदारी बढ़ाएंगे, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाएंगे और उसके बाद में गाड़ी में कुछ भी हो जाएगा तो उसका ठीकरा हमारे साथियों को पड़ेगा। ये चलेगा। तो मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात, मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतनी लंबी चौड़ी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं एक ही विनती करना चाहता हूं कि आज की इस मीटिंग को साधारण मीटिंग और साधारण मांग दिवस मान करके मत चलिए। यह असाधारण है। यहां से जब जाइएगा तो जो लोग यहां नहीं आए उनको ये कहिएगा कि वो लोग तैयारी कर ले। अगर 2 महीने के अंदर सरकार ने जो हमारे ज्वलंत प्रश्न हैं, जैसे माइलेज है, जैसे रिस्क एंड हाई ड्यूटी अलाउंस है, जैसे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग है, जैसे इंटरिम रिलीफ है, इस तरीके के जो हमारे सवाल हैं उनको अगर हल करके नहीं दिया तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संघर्ष इस भारतवर्ष में भारतीय रेल का कर्मचारी करने के लिए मजबूर होगा। बात सुनो, और इसके लिए हमको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। अब की बार हमने तय कर लिया है कि हम कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं करेंगे। अब की बार हमने तय किया है कि सरकार से एक डेट दे करके अगर वो तब तक हमारी बात नहीं मानते हैं तो पूरे भारतवर्ष में सारी रेलों को सिर्फ 2 घंटे के लिए रोकने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। इनको मांगेंगे ओनली फॉर 2 आवर। एक बार हम लोग करके देख भी चुके। इन्होंने कहा था बोनस जो है उसकी सीलिंग जो है नहीं बढ़ाएंगे। हम लोगों ने लोगों को कह दिया कि भाई जहां गाड़ियां हैं वही रोक दो। हमारे गाजियाबाद में मारीपत पे एक गाड़ी रोकी इन लोगों ने, राजधानी थी। फोन आना शुरू हो गया, सीआरपी साहब के यहाँ से फोन आ रहा था। चौबे जी को कहा जा रहा था अरे भाई ये गाड़ी तो चलवा दो। वो पूछ रहे थे क्यों, कहने लगे हमारी बीवी है उसके अंदर। चौबे जी ने कहा बहुत सारे लोग बीवी आए उसमें, लोग अपनी मांग के लिए हड़ताल कर रहे, रोक रहे गाड़ी। तो अपने लिए, अपनी बीवी के लिए परेशान है, आप दूसरे की बीवी वगैरह में सोचिए। ऐसा नहीं है, हमारी गाड़ी 5 मिनट भी रुकती है तो लोगों का दिल दहकने लगता है। और आज जब हम बड़ौदा हाउस में हैं, आप लोगों के बीच में हैं, तो निश्चित तौर पर ये इस समय रेल मंत्रालय का दिल भी धड़क रहा होगा और धड़कना चाहिए। अगर हमारे साथ अन्याय होगा, हमारी मांग मांगी नहीं जाएगी, हमारी जो लेजिटिमेट इश्यूज है उनको हल नहीं किया जाएगा, रेल में कर्मचारियों की वैकेंसी भरी नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर काम का बोझ बढ़ाया जाएगा, हमको स्ट्रेस में रखने की कोशिश होगी, तो निश्चित तौर पर अगर भारत सरकार चाहती है, रेल मंत्रालय चाहता है, तो हम उससे 2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। ये बात उसको समझ लेना चाहिए। और हमें पूरी आशा है आप लोगों से कि जो संदेश बड़ौदा हाउस से आज जाएगा वो सिर्फ बड़ौदा हाउस के लिए नहीं होगा, वो पूरे भारतवर्ष के लिए होगा। आप दिल्ली के दिल में हैं, आप जो भी संदेश भेजेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए भेजने का काम करेंगे। आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं है? आप लोग तैयार हैं इस काम के लिए? अगर आवश्यकता पड़ी तो गाड़ियां रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।